हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 2। ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। आज का जो हमारा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो उपलब्धियां था वो क्या था उसके बारे में बताना है। और आपका प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि विजेता साम्राज्य के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें। ठीक है, क्या पूछ सकता है कि विजेता साम्राज्य यानी जो समुद्रगुप्त बहुत सारे साम्राज्य को जीते थे, ठीक है, उसके बारे में मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो आप लोगों का प्रश्न किसी भी प्रकार से भी आ सकता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां आ जाए, या समुद्रगुप्त का विजय आ जाए, या समुद्रगुप्त का विजय साम्राज्य के रूप में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को आंसर सेम लिखना है। ठीक है, आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। अगर आप लोग इसका वीडियो या पीडीएफ देख लेते हैं तो आप लोगों को 100% गारंटी है कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं इसको। इतना आसान भाषा में बताया गया, और इसमें चित्र के माध्यम से भी आप लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पे प्रचलन चलता था और कार्य होता था। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। समुद्रगुप्त का परिचय को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या बोल रहा है देखते हैं। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। क्या बोल रहा है? समुद्रगुप्त जो थे वो 335 से 375 ईस्वी तक गुप्त राजवंश के यानी राजा के दूसरे राजा थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त के प्रथम उत्तराधिकारी थे, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के ये पुत्र थे। कौन? समुद्रगुप्त, है ना। एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी, और उसका जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना में, है ना। चलिए, बिहार में। आगे क्या बोल रहा है? समुद्रगुप्त को एक महान विजेता और योद्धा के रूप में जाना जाता है। क्या बोल रहा है आगे? कि समुद्रगुप्त को महान विजेता के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे वे साम्राज्य को जीते थे। ठीक है, इसलिए उसको एक महान विजेता और योद्धा के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने उत्तरी और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त किया था। क्या बोल रहा है? उन्होंने, समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में उत्तरी और पूर्वी भारत के जो अधिकांश हिस्सा था, ठीक है, उसमें बहुत सारे राज्यों में विजय प्राप्त किया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। उनका नाम अशोकादित्य था। उनका नाम क्या था? अशोकादित्य। वे चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। वे जो थे, समुद्रगुप्त जो थे, वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, और कुमार देवी उनकी माता का नाम था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम, और माता का नाम था कुमार देवी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने पराक्रम, युद्ध कौशल और प्रशासनिक दक्षता के बल पर गुप्त साम्राज्य को भारत के बड़े भाग तक विस्तारित किया। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे अपने पराक्रम से, अपने बल के माध्यम से वे पूरे भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया। ठीक है, और बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। ठीक, आगे क्या है? उन्हें इतिहास में भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था। क्या बोल रहा है? उन्हें जो है भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जो थे अपने शासनकाल में कभी हारे नहीं थे। ठीक है, किसी भी राजा से नहीं हारे थे, ना किसी साम्राज्य से हारे थे। ठीक है, हमेशा जीतते आए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से वो समुद्रगुप्त जो थे वो कौन कौन से अपने साम्राज्य को जीते थे। ठीक है, देखिए यहाँ तक्षशिला, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला में सबसे पहले वो अपने साम्राज्य को स्थापित किए थे। फिर मथुरा में इसका भी शासन चला था। ठीक है, सभी को अधीन कर लिया था। फिर यहाँ पे अयोध्या, फिर प्रयागा, ठीक है, पाटलिपुत्रा, ये सब तो अपना मगध में आता है। ठीक है, इसका मगध में आता है। और इधर तो सब जीते थे ये गुप्त, इधर गुप्त साम्राज्य का सब मतलब इसका साम्राज्य था, है ना, यहाँ इधर से इधर। और फिर असम के कुछ क्षेत्रों पर भी इसका अधिकार जम गया था। फिर इधर दक्षिणी राज्यों में भी इसका अधिकार जम गया था। ठीक है, मतलब पूरे भारत में इसका अधिकार जम चुका था, है ना। बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था, है ना। चलिए अब हम लोग देख चुके हैं मैप के माध्यम से कितने सारे राज्यों को अपने वश में किया था। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, मतलब पूरे भारत को अपने साम्राज्य में ये स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या क्या है, चलिए अब देखते हैं। पहला सैन्य उपलब्धियां। ठीक है, पहला क्या है? सैन्य उपलब्धियां, जो राजनीतिक उपलब्धि था। पहला जो है हमारा पहला पॉइंट क्या है? विशाल साम्राज्य। विशाल साम्राज्य, समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो पश्चिम में यमुना और चंबल से लेकर
पूर्व में असम और दक्षिण में नर्मदा के उत्तरी किनारे तक फैला था। क्या बोल रहा है, समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है, जो पश्चिमी में यमुना और चंबल से लेकर पूर्वी में असम और दक्षिण में नर्मदा उत्तरी किनारे तक फैला था, ठीक है। ये सभी जो थे इनका साम्राज्य विस्तार रूप से फैला था। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, उत्तरी भारत पर विजय, ठीक है। उत्तरी भारत यानी उत्तर के भारत में भी इन्होंने विजय प्राप्त किया था, ठीक है। उन्होंने उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया और पूर्वी बंगाल, असम, नेपाल और पंजाब के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त ने क्या किया, उत्तरी भारत पर भी अपना अधिकार जमाया था, 9 राजाओं को हरा दिया था, अपने अधीन कर लिया था। जो था कौन था, बंगाल था, ठीक है, पूर्वी बंगाल था, असम था, नेपाल था, पंजाब था, ये सभी अपने अधीन इन्होंने कर लिया था। चलिए अब हम लोग देखें उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त किया, अब दक्षिणी भारत पर भी देखते हैं। इन्होंने दक्षिणी भारत पर भी विजय हासिल किया था, ठीक है। उन्होंने दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया। इन्होंने अब क्या किया, दक्षिण राज्यों में 12 राजाओं को हराया और बाद में उन्हें मुक्त कर दिया, ठीक है। बाद में क्या होता है, वो लोग सब जो राजा को हराए थे वो चंद्रगुप्त की और आत्मसमर्पण कर दिए और बोले कि हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप हमारे राज्य को अपने विस्तार में मिला लीजिए, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, उन्हें मुक्त कर दिया जाता है, जिसे ग्रहण यानी बंदी बनाना और मोक्ष यानी रिहा करने का नीति कहा गया है, ठीक है। बाद में इसको रिहा करने का नीति भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा, भारतीय नेपोलियन। इसे भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। अनेक वन राज्य, सीमांत जनजातियां और विदेशी शासक भी उनके अधीन हो गए। इन विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वन्य राज्य को अपने अधीन कर लिया, सीमांत जनजातियां जो उनके सीमा के आसपास के राज्य थे उसको भी अपने अधीन कर लिया, और विदेशी शासक जो बाहरी देशों से आके यहाँ शासन कर रहे थे उसको भी अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। वो सभी राज्यों को अपने वश में कर लिया और सभी पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक उपलब्धियाँ। इसकी जो आर्थिक उपलब्धियाँ थी वो क्या थी, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, कुशल प्रशासक, ठीक है। ये बहुत अच्छे एक प्रशासक रहे हैं, ठीक है, राजा रहे। वे एक योग्य और कुशल प्रशासक थे जिन्होंने विशाल साम्राज्य में शांति और समृद्धि सुनिश्चित की। क्या बोल रहा है, वे जो थे एक योग्य और कुशल राजा थे, ठीक है, जिन्होंने विशाल साम्राज्य में शांति और समृद्धि लाई थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, विशाल साम्राज्य बहुत सारे देशों, बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन करके एक शांति और समृद्धि यहाँ पे बनाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख उनकी विजय गाथाओं और शासन व्यवस्था का सबसे प्रमाणिक स्रोत है। क्या बोल रहा है, उनके दरबारी जो थे, कौन थे, कवि हरिसेन द्वारा जो रचित एक प्रयाग प्रशस्ति था, ठीक है, जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखे थे, ठीक है, कि उनके विजय गाथाओं के बारे में लिखे थे, उनके शासन व्यवस्था के बारे में लिखे थे, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, उसका नाम था। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट, सिक्कों का जारी होना। सिक्कों का जारी होना, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अंत में एक विशेष स्वर्ण मुद्रा जारी की और वीणा बजाते हुए अपनी छवि वाले सिक्के भी चलाए। क्या किया उन्होंने, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ के अंत में क्या किया, वे जो थे स्वर्ण मुद्रा चलाए थे, ठीक है, और वीणा बजाते हुए अपने छवि को उसमें वहाँ पे प्रस्तुत किए, ठीक है, वहाँ पे छपवाए थे। देखिए यहाँ पे आप लोग चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो सिक्का है, सोने का जो सिक्का है, इस पे वीणा बजा रहे हैं, ठीक है, ये वीणा का ही सिंबल है, ठीक है, यानी वीणा है, वीणा का चित्र है, यहाँ पे वे वीणा बजा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखिए दूसरा, ये पहला जो चित्र है आप लोगों का ओरिजिनल है, ये जो भी ओरिजिनल भी है लेकिन ये चित्र है, ठीक है, ये पेंटर द्वारा बनाया गया है। ये जो है आप लोगों को दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे वीणा बजा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वीणा था, आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आप लोगों को दूसरा जो चित्र है उसको भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने सिक्के जारी किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, कला और संस्कृति का संरक्षण, ठीक है। वे जो थे एक कुशल संगीत प्रेमी और वीणा गायक थे, ठीक है, जो उनके कुछ सिक्कों से प्रमाणित होता है जिन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो थे वीणा गायक थे, ठीक है, जो वीणा बजाते थे, है ना, तो इन्होंने वीणा बजाते हुए अपने छवि को इस पे प्रस्तुत किया है सिक्के पर, ठीक है, इसलिए उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट,
उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की, जिससे उनके साहित्यिक ज्ञान का पता चलता है। उन्होंने क्या किया, कविराज का उपाधि भी धारण किया, ठीक है, जिससे उसके साहित्यिक ज्ञान का पता चलता है ना। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उन्होंने 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं जारी करवाए, जैसे गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रता और वीणावादन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चित्र में बहुत सारे इन्होंने सिक्के जारी किए थे 6 प्रकार के जो है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये धनुर्धारी है, यहाँ पे जो है गरुड़ द्वारा है, यहाँ पे बाघ को मारा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वीणा बजाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है पता नहीं चल रहा है। और ये जो है मैरिज कॉइन है, ठीक है। तो ये जो थे 6 प्रकार के जो थे कॉइन जारी किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को तो इस तरह एग्जाम में तो लिख नहीं पाइएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ लिख लीजिएगा। उन्होंने 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं जारी करवाए, जैसे कि गरुड़, धनुर्धारी, ठीक है, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रता और वीणावादन, ठीक है। ये 6 प्रकार के इन्होंने सिक्के जारी किए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से सिक्के का काम क्या था। 6 प्रकार के जो इन्होंने सिक्के जारी किए थे उनका मुख्य रूप से क्या क्या काम था, ठीक है। चलिए पहला जो है गरुड़ प्रकार का जो सिक्का जारी किया था, ठीक है। इन सिक्कों पर संभवतः गरुड़ का चित्र है, ठीक है। इस पर जो है गरुड़ का चित्र है जो विष्णु का वाहन है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, धनुर्धर प्रकार, ठीक है। धनुर्धर सिक्का जो जारी किया था, इसमें समुद्रगुप्त को धनुष धारण किए हुए दिखाया गया है, जो उनकी युद्ध क्षमताओं को दर्शाता है, ठीक है। धनुष को धारण किया हुआ है। और तीसरा जो हमारा सिक्का जारी किया वो अश्वमेध है, ठीक है। यह सिक्का समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का प्रतीक है। यह जो था वो अश्वमेध का प्रतीक था जो यज्ञ करवाया था, ठीक है। और चौथा हमारा क्या, चौथा जो सिक्का जारी किया गया है वो व्याघ्रता है, ठीक है। जो इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बाघ का वध करते हुए दिखाया गया है, या जो है बाघ का वध करते हुए दिखाया गया इस सिक्का पर, जो कि आप लोगों को दिखाए थे, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे बाघ का वध किया जा रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो सिक्का जारी किया गया है वो 5वां क्या है, वीणावादन, ठीक है। वीणावादन का भी सिक्का जारी किया था। यह सिक्का समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाता है, ठीक है, जो उनकी संगीत के प्रति रुचि को दर्शाता है। यहाँ पे समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए एक सिक्का जारी किया था जो कि उसमें दर्शाया गया है सिक्के पर, ठीक है। आप लोगों को चित्र में सभी प्रकार का 6 प्रकार का जो है इसमें सभी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं छठा जो सिक्का था वो जारी किया था। क्या था नाम उसका, परशु, ठीक है। परशु यानी युद्ध कुल्हाड़ी का प्रकार था, ठीक है। एक प्रकार का कुल्हाड़ी जैसा था, ठीक है, औजार। इस प्रकार के सिक्कों में समुद्रगुप्त को परशु यानी कुल्हाड़ी के साथ दिखाया गया। इसमें जो है समुद्रगुप्त को कुल्हाड़ी के साथ दिखाया गया है, ठीक है, सिक्कों पर। चलिए देखते हैं कहाँ पे है कुल्हाड़ी का। ये देखिए, ये जो चित्र है आप लोगों का, इसमें कुल्हाड़ी दर्शाया गया है। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एक कुल्हाड़ी है। आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आप लोगों को फ्रेश दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कुल्हाड़ी का चित्र बनाया गया है। चलिए अब हम लोग देख चुके हैं इसका जो क्या था, परशु यानी कुल्हाड़ी का जो चित्र था उसको देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे इनका जो अगला पॉइंट क्या है। उनकी इन उपलब्धियों के कारण ही उनके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इनकी जो उपलब्धियां थी, ठीक है, इतने सारे उपलब्धि हासिल किए थे उनके शासनकाल में, इसलिए इनको जो है गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। इसको स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग का जो वीडियो होता है समाप्त होता है। अगर आप लोगों को जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी हम लोग जल्द से जल्द इसका वीडियो बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का इसका जो PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग का ये जो PDF है मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।